नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र टाइम्स। आज दिनांक है 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है, ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालेगी सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत ने भी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का कहना है कि वह इस फैसले का गहराई से विश्लेषण कर रही है और इसे एक आपदा में अवसर के रूप में देख रही है। भारत नए व्यापार अवसरों की खोज में जुट गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं, बल्कि यह मौका है नई नीतियां बनाने और निर्यात बढ़ाने का। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अमेरिका से बातचीत जारी रखेगा और व्यापार समझौतों को मजबूत करेगा। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी और टेक्नोलॉजी को लेकर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हों। तो कुल मिलाकर ट्रंप सरकार के इस फैसले के बाद भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपना रहा है। क्या यह भारत के लिए नए व्यापार अवसर लाएगा? हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज करेंगे अपनी संपत्ति का खुलासा। बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट से आई एक बड़ी खबर। अब सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जी हां, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के 33 जज अपनी संपत्ति की जानकारी साझा करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ये कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा, यानी जज अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति की जानकारी साझा करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना खुद भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने वाले हैं। बता दें, जजों ने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी, लेकिन अब पहली बार इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही सभी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएंगी। ये फैसला न्यायपालिका में पारदर्शिता को और मजबूत करेगा। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीपीएफ अकाउंट में बड़ा बदलाव। अब पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने पर कोई चार्ज नहीं। अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने अब पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया है, यानी अब ये काम बिल्कुल फ्री में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में बदलाव किए हैं, जिससे अब पीपीएफए खाता धारकों को यह सुविधा मुफ्त में मिलेगी। पहले नॉमिनी अपडेट करने पर बैंक और पोस्ट ऑफिस में 50 रुपए का शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह से हटा दिया है। यही नहीं, नए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खाता धारकों को ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों पीपीएफ खाता धारकों को फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब ट्रेनों में मिलेगा लोकल फूड। रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सफर के दौरान आपको स्थानीय व्यंजन खाने को मिलेंगे, यानी अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो इडली डोसा, उत्तर भारत में हैं तो छोले भटूरे या पूड़ी सब्जी का स्वाद ले सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में ऐलान किया कि रेलवे ने ट्रेनों में लोकल फूड सर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दक्षिण रेलवे में इसका ट्रायल भी हो रहा है और जल्द ही पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। यही नहीं, यात्रियों को पारदर्शिता देने के लिए अब ट्रेन में मिलने वाले खाने की कीमत और मेन्यू डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी ट्रेनों में वेटर के पास मेन्यू कार्ड होंगे और यात्रियों को मानने पर दिए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब खाने के पैकेट पर क्यूआर कोड होगा, जिससे रसोई का नाम, पैकेजिंग की तारीख और अन्य डिटेल्स मिल सकेंगी। रेलवे ने खाने की गुणवत्ता पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बेस किचन की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीएससी सीडीएस बंद। एडमिट कार्ड 2025 जारी, ऐसे करें डाउनलोड। 3 अप्रैल को होगी परीक्षा। जाने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएस बंद 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीडीएस बंद परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र दे जाना अनिवार्य है। आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं होगी। उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना होगा।
ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो आपको तुरंत यूपीएससी अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.online.government.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। अगर आप CDS1 परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड को सही समय पर डाउनलोड कर लें और गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया दागी और दूषित थी, इसलिए इसमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई, नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को वेतन लौटाने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार को 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश, विकलांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर नौकरी में छूट दी गई। इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है जो पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं मिला। अब राज्य सरकार को 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टैक्सी परमिट के नए नियम, बिना इस डिवाइस के नहीं मिलेगी अनुमति। अगर आप अपनी कार को टैक्सी में बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। सरकार ने टैक्सी परमिट के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अब कोई भी व्यावसायिक वाहन पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 में यह नियम बनाया था। जनवरी 2019 से पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों में VLTD और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इसे सभी राज्यों में पूरी तरह लागू होने में समय लगा, लेकिन अब यह डिवाइस नहीं लगाया तो टैक्सी परमिट भी नहीं मिलेगा। टैक्सी में कम से कम 2 स्थानों पर पैनिक बटन अनिवार्य। पैनिक बटन दबाते ही SOS अलर्ट नजदीकी थाने तक पहुंचेगा। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से टैक्सी की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। बिना VLTD और पैनिक बटन के RT को टैक्सी परमिट जारी नहीं करेगा। सरकार की यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। इस डिवाइस के जरिए इमरजेंसी में पुलिस तेजी से एक्शन ले सकेगी। अगर आपकी कार में यह डिवाइस नहीं है तो RTO टैक्सी परमिट नहीं देगा और आप कानूनी रूप से टैक्सी सेवा नहीं चला सकेंगे। इसलिए अगर आप टैक्सी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो VLTD और पैनिक बटन को जल्द से जल्द लगवा लें। ये नियम न केवल कानूनी अनिवार्यता है बल्कि आपकी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर आप टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हैं या इसमें प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो इस नियम को जरूर अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी योगी को धमकी देने वाले को 2 साल की जेल। कोर्ट ने ठुकराई दलील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को मुंबई की एक अदालत ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर धमकी दी थी। यह मामला नवंबर 2023 का है, जब मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष में एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम ने मोदी की हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं और एक अन्य गुर्गे ने योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात की है। आरोपी कामरान खान को 2 साल की सजा और रुपए 10,000 का जुर्माना IPC की धारा 505(2) और 506(2) के तहत दोषी करार कोर्ट ने कहा। आरोपी बार ऐसा अपराध कर चुका है। मानसिक अस्थिरता की दलील को कोर्ट ने खारिज किया। अदालत ने आरोपी के मानसिक अस्थिर होने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों से सरकारी मशीनरी पर दबाव बढ़ता है और खास व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यह कॉल मुंबई के JJ अस्पताल से की थी, जब वहां मरीजों की लंबी कतार थी और उसे अपनी मेडिकल जांच में देरी का सामना करना पड़ा था। गुस्से में आकर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और धमकी भरे शब्द कहे। कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा, खासकर जब वे देश के शीर्ष नेताओं से जुड़ी हों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी पर रुपए 25,000 का जुर्माना लगाया। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर कोर्ट ने रुपए 25,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे कृत्रिम तात्कालिकता करार दिया। जस्टिस MS सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कृत्रिम तात्कालिकता पैदा कर तत्काल सुनवाई का लाभ नहीं उठा सकता। 27 मार्च को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए अनिल अंबानी की अर्जी खारिज कर दी। अनिल अंबानी पर रुपए 25,000 का जुर्माना राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को देने का निर्देश। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग को कृत्रिम बताया। 1 अप्रैल को याचिका वापस ले ली गई।
कोर्ट के फैसले के बाद। अनिल अंबानी के वकील रफीक दादा ने 1 अप्रैल को बताया कि कर विभाग ने पहले ही अपना आदेश जारी कर दिया था। उन्होंने याचिका वापस लेने की मांग की और बताया कि जुर्माना चुका दिया गया है। कोर्ट ने वकील की दलील स्वीकार कर ली और मामला निपटा दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका कृत्रिम तात्कालिकता के नाम पर किसी को भी राहत नहीं देगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह रुख दिखाता है कि किसी भी बड़े उद्योगपति को कानूनी प्रक्रिया में अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, सीएम मान का बड़ा ऐलान। पंजाब में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य में 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए 139 नए वाहन भी शामिल किए गए हैं। फिल्लौर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस को और अधिक सक्षम बनाने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 80 सरकारी स्कूलों को आईएएस और आईपीएस अधिकारी गोद लेंगे ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा और करियर के लिए तैयार किया जा सके। 10,000 पुलिस भर्ती का ऐलान, 139 नए पुलिस वाहन सेवा में शामिल। 80 सरकारी स्कूलों को आईएएस अधिकारी गोद लेंगे। पुलिस अकादमी के कैंडिडेट्स को 3 दिन की छुट्टी। सीएम मान ने बताया कि पुलिस के लिए नए वाहनों की फ्लीट बढ़ाने से रिस्पांस टाइम घटेगा। जहां पहले पीसीआर को पहुंचने में 25 मिनट लगते थे, अब यह घटकर 8 मिनट हो जाएगा। इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा। पहले भी 319 नए पुलिस वाहन सेवा में जोड़े गए थे और सरकार ने संकेत दिया है कि आगे भी पुलिस फोर्स को और मजबूत किया जाएगा। पंजाब सरकार के इन फैसलों से पुलिसिंग में सुधार आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब देखना होगा कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट से आतिशी और संजय सिंह को राहत, संदीप दीक्षित की याचिका खारिज। दिल्ली की सियासत में गरमाए एक बड़े मानहानि केस में आज फैसला गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। यह मामला तब शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी नेताओं आतिशी और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपए लिए और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रची। मामला कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर मानहानि का केस किया था। मामला क्या है, आइए जानते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर मानहानि का केस किया था। आम आदमी पार्टी का दावा है दीक्षित ने भाजपा से पैसे लेकर आपको हराने की साजिश की। संदीप दीक्षित की दलील, आरोप बेबुनियाद और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले थे। इस पर अदालत का क्या फैसला है? कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जज ने कहा आरोप मानहानि की श्रेणी में नहीं आते। कोर्ट ने माना कि यह राजनीतिक बयानबाजी थी, न कि व्यक्तिगत हमला। आपको बता दे, दिल्ली चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही थी। अब इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस को कानूनी मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देगी या फिर यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ वायु में सांस लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। पटाखों पर बैन रहेगा जारी। कोर्ट का तर्क, हर कोई एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता। ग्रीन पटाखों पर भी चिंता जताई। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, राहत संभव नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में पटाखों पर बैन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ग्रीन पटाखों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि इनसे होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है। बस सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी की नाराजगी। 7 अप्रैल को प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उनकी सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रभावित अभ्यर्थियों से मिलने का ऐलान किया और भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़ी हैं। आपको बता दें, बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार बंगाल की शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ममता ने कहा, अगर बीजेपी मुझे जेल भेजना चाहती है तो भेज सकती है, अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि बर्खास्त अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा और उनकी सरकार मानवीय आधार पर उनके साथ है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 5 अप्रैल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज। दिल्ली में अब स्वास्थ्य सेवाओं की नई शुरुआत होने जा रही है। 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, जिससे गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना के पहले चरण में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के अनुसार 10 अप्रैल तक 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, ये योजना 5 अप्रैल से दिल्ली में होगी लागू। पहले चरण में आय और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल। 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से मिलेगा फायदा। स्वास्थ्य बजट में 28% की बढ़ोतरी। दिल्ली में इस योजना को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी। भाजपा सरकार ने 26 साल बाद सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी थी। योजना के तहत गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे वे सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 7 लाख रुपए दिल्ली सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा क्रिटिकल केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए भी 1666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? आय कार्ड धारक परिवार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी, अन्य पात्र गरीब परिवार। आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद को एक और करारी हार मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हराकर आईपीएल इतिहास में रन के अंतर से उनकी सबसे बड़ी हार दर्ज कराई है। जी हां, ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 120 रन पर सिमट गई। हार के बाद कप्तान पैट कमिंस ने अपनी ही टीम की फील्डिंग को हार का सबसे बड़ा कारण बताया। उनका कहना है कि हमने कई कैच टपकाए और मिसफील्ड की, जिससे टीम पर दबाव बढ़ा। सनराइजर्स हैदराबाद की इस हार के बाद टीम अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है। लगातार 3 हार से उनकी प्लेऑफ की राह और मुश्किल हो गई है। अब देखना होगा कि पैट कमिंस की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं। क्या सनराइजर्स हैदराबाद की हार का सिलसिला जारी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास। वक्फ संशोधन बिल अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल पर राज्यसभा में 13 घंटे और लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा हुई। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कानून को आसान और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। तो क्या यह बिल देश के लिए सही साबित होगा या इससे विवाद बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों ने घोषित की अपनी संपत्ति, 3 के विवरण अब भी बाकी। सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम। देश के सर्वोच्च न्यायालय के 30 जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है, जबकि 3 जजों की घोषणा अभी बाकी है। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला? चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना समेत 30 जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का फैसला किया। हालांकि 3 जजों का डेटा अभी लंबित है। इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि लोग इसे देख सकें। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया? दरअसल कुछ समय पहले हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छवि को और मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा ही फैसला लिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। बस सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट और बाकी अदालतें भी इस फैसले का अनुसरण करेंगी या इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 40 करोड़ की सोना तस्करी में अभिनेत्री रान्या राव और बिजनेसमैन साहिल जैन का काला खेल। 40 करोड़ से ज्यादा की सोना तस्करी में बॉलीवुड का नाम। जी हां, अभिनेत्री रान्या राव और बिजनेसमैन साहिल जैन इस पूरे काले खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। डीआरआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं। डीआरआई के मुताबिक बिजनेसमैन साहिल जैन ने अभिनेत्री रान्या राव को 49.6 किलो सोने की तस्करी में मदद की। इस सोने की कीमत 40.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, हवाला के जरिए दुबई में 38.39 करोड़ और बेंगलुरु में 1.7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। डीआरआई ने 4 मार्च को रान्या राव के घर से 2.67 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की, जो हवाला से जुड़े होने की आशंका है। साहिल जैन को 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अब वह 7 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेगा।
DRI की जांच में यह भी सामने आया है कि साहिल हर ट्रांजैक्शन पर 55,000 रुपए कमीशन लेता था। DRI के अनुसार साहिल जैन के मोबाइल और लैपटॉप से तस्करी से जुड़े पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। EPFO के नए नियम 1 से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए अब नहीं चाहिए नियोक्ता की मंजूरी। अगर आप EPFO सदस्य हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब PF से जुड़े कई नियम आसान कर दिए गए हैं। EPFO ने क्लेम सेटलमेंट और वॉन लिंकिंग में बड़े बदलाव किए हैं। क्या है नया नियम, आइए जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2 बड़े सुधार किए हैं। अब PF निकालने के लिए चेक लीफ या बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। वाहन से बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी भी अनिवार्य नहीं होगी। इन बदलावों से 7.7 करोड़ EPFO सदस्यों को फायदा होगा और 15 लाख लंबित मामलों का समाधान होगा। पहले बैंक अकाउंट जोड़ने की मंजूरी में औसतन 13 दिन लगते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया और तेज होगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार हर दिन 36,000 से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट जोड़ने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब बिना नियोक्ता की मंजूरी के यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो सकती है।